नमस्कार मित्रों, मैं राहुल श्रीवास्तव लिब्रस क्लासेस गोरखपुर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, काफ़ी अंतराल के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। एक अत्यंत दुखद घटना हुई मेरे जीवन में। मेरे पिताजी का अचानक से निधन हुआ लगभग 15 दिनों पूर्व, जिसके कारण से मैं दुख और विषाद की स्थिति में था। ऐसी मनोस्थिति में मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकता था, इसका मुझे खेद है। लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक आदर्श व्यक्तित्व थे। उनके बहुत सारे मूल्यों को अपने जीवन में मैंने समाहित किया है। उम्मीद करता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा और मैं उनके आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से समाहित कर पाऊंगा। उनकी एक बात जो मुझे नहीं भूलती है कि पुरुषार्थ का वास्तविक परीक्षण विपत्ति काल में ही होता है और चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहना ही जीवन का नाम है। और इसी कारण मैं इस कर्म क्षेत्र में पुनः से आया हूँ। दरअसल करंट अफेयर्स क्लासेस जो छूटी हैं उसको अप्रैल माह से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट जो मैंने दिया है इस करंट का, COP26 सम्मेलन जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित होने वाला था नवंबर माह में, इसे कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया। दरअसल ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाता है। पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो 2 से 15 दिसंबर 2019 के मध्य हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। दरअसल वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबलाइजेशन के पश्चात वैश्विक उष्णता में जो वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र बहुत पहले सन 1992 में ब्राज़ील के रियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जिसमें जलवायु को प्राकृतिक स्वरूप में पुनः लाने के लिए कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करना और ऐसे उपायों को सुनिश्चित करना देशों के द्वारा जिससे हम जो गर्मी बढ़ रही है, वैश्विक उष्णता बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, उसको हम नियंत्रित कर सकें। आप देख रहे हैं कि इस वैश्विक उष्णता के बढ़ने के कारण, प्रदूषण के कारण मानवीय सभ्यता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है और इस खतरे को किसी एक देश, किसी एक समाज द्वारा पूर्णतः समाप्त कर पाना या संतुलित अवस्था में ला पाना संभव नहीं है। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास किया और उन्होंने इसके लिए 1992 से ही प्रयास शुरू किए। 1995 से लगातार ये कॉप सम्मेलन चल रहा है। कॉप को आप अगर फुल फॉर्म देखना चाहोगे तो कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये आयोजित होता है जिसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं, सभी देशों को उसका अनुसरण करना होता है। तो ये हर दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जो है ये होने वाला था ग्लासगो में, यूके में, लेकिन इसे स्थगित करना पड़ा क्योंकि भारी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं इस आयोजन में। लगभग 200 राजनीतिक नेता, लगभग 30,000 की संख्या में अन्य वैज्ञानिक और इससे जुड़े लोग इसमें शामिल होते। तो चूँकि ये संभव नहीं था इसलिए इसको स्थगित किया गया, आगे इस आयोजन को किया जाएगा। तो प्रश्न रूप में अगर हम इसको देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि पूछ सकता है प्रश्न कि COP26 का सम्मेलन जो ग्लासगो में आयोजित होने वाला था क्यों स्थगित किया गया? तो आप कह सकते हैं कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया। अब अगर इसको दूसरी तरीके से पूछना चाहे
तो पूछ सकता है कि COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला था। तो आप बता सकते हैं कि ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। वो पूछ सकता है कि कॉप का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉप का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसको भी आप बता सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, दूसरे टॉपिक पे, ऑपरेशन संजीवनी। ये ऑपरेशन संजीवनी जो है भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया ऑपरेशन था। मालदीव जो हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है, और छोटा दोनों संदर्भों में मैं कहूँगा सबसे छोटा है। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। उसी को मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने ये प्रयास किया संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से, कि उनको मेडिकल इक्विपमेंट मिल सकें, मेडिकल उपकरण मिल सकें, जिससे वो कोविड-19 की लड़ाई में एक मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। तो प्रश्न रूप में अगर हम देखेंगे इसको, तो प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन संजीवनी का संबंध है मालदीव को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने से। मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है ये। दूसरा ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन संजीवनी जो भारतीय वायुसेना द्वारा मेडिकल सामग्री पहुंचाने को लेकर की गई, किस देश के लिए की गई। तो आप बता सकते हैं कि ये मालदीव के लिए की गई। अब इसमें एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आप बता सकते हैं एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है। ठीक है ना, माले इसकी राजधानी है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये एशिया का सबसे छोटा देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह एशिया का सबसे छोटा देश है। हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। मोदी किचन क्या है। मोदी किचन क्या है। कोयम्बतूर जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो इस समय राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक दल है, उसने प्रतिदिन 500 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने के लिए एक कार्यक्रम किया है मोदी किचन के नाम से। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अभी अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाई है, और जैसा कि आप जानते हैं इस वैश्विक महामारी ने, कोरोना वायरस के कारण जो वैश्विक महामारी फैली, जिसकी वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, और इस लॉकडाउन में जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग थे उनकी स्थिति बहुत नाजुक हुई, भोजन के लाले पड़ गए, सारे काम धंधे उनके बंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। यानी मोदी किचन कोयम्बतूर जो तमिलनाडु में है, उसके द्वारा 500 जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पूछ सकता है कि मोदी किचन किस चीज़ से संबंधित है। तो आप बता सकते हैं 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन, जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित है ये योजना। कहाँ शुरू की गई। तो कोयम्बतूर जो तमिलनाडु राज्य में है, वहाँ पर ये शुरू की गई। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कोरोना स्टडीज क्या है। दरअसल एनडीटी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
HRD मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसी की एक संस्था है NBT, जो किताबों का प्रकाशन करती है। आपको पिछले अपने करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बताया था विश्व पुस्तक मेले के बारे में, तो उसका आयोजन भी NBT करती है। NBT मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो कोविड-19 के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अध्ययन के संदर्भ में PDF फॉर्म में निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवा रहा है, जिसका अध्ययन करके हम इस महामारी के संदर्भ में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। आपको इसकी भी जानकारी होगी, चूंकि बच्चे इस समय घरों पर रह रहे हैं, तो अब इस स्थिति में उनको बोरियत ना हो, इसलिए एक पुस्तक श्रृंखला भी उन्होंने बच्चों के लिए शुरू की, जिससे बच्चों को एक तो किताब से जुड़ाव हो, किताब इन द सेंस कि आपको अपने मोबाइल पर PDF फॉर्म में ये किताबें उपलब्ध होंगी, निःशुल्क उपलब्ध होंगी, तो बच्चे उससे मनोरंजन भी करेंगे, सीखेंगे भी और किताबों से भी जुड़े रहेंगे। तो एक बड़ी अच्छी पहल है NBT की। और आपको बता दूं कि इस समय इसके अध्यक्ष हैं माननीय गोविंद प्रसाद शर्मा जी, गोविंद प्रसाद शर्मा जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोविंद प्रसाद शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। और NBT की स्थापना जो है वो की गई 1957 में, 1957 में, और 14 से 20 नवंबर 14 से 20 नवंबर प्रतिवर्ष ये राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का भी आयोजन करता है। तो NBT से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिनको आप समझ लें। पहला, NBT की स्थापना, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में की गई। दूसरा, गोविंद प्रसाद जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तीसरा, प्रत्येक वर्ष 14 से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन करता है ये, और हर दूसरे वर्ष ये विश्व पुस्तक मेले का भी आयोजन करता है, विश्व पुस्तक मेले का भी आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। यह भी आपको याद रखना है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है NBT, जो कि एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। और पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको ये बताया भी था कि विश्व पुस्तक मेला जो है वो दक्षिण एशिया के बौद्धिक जगत में प्रवेश का द्वार कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो कुछ भी पूछ सकता है, कोरोना स्टडीज़ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कोविड-19 के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए NBT द्वारा ये किताबों की एक सीरीज जारी की जा रही है। दूसरा, NBT के संदर्भ में अगर जनरल नॉलेज की क्वेश्चन हो कि NBT क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तकों के संदर्भ में, और पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व पुस्तक मेले का भी आयोजन NBT द्वारा किया जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, सनराइज मिशन। सनराइज मिशन क्या है? सनराइज मिशन अमेरिका की जो एरोस्पेस एरोनॉटिक संस्था है, नासा, उसके द्वारा 30 मार्च 2020 को घोषणा की गई कि जो सूर्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको जानना है।
सूर्य के सतहों पर जो तूफान आते हैं, जिनको हम सौर कण तूफान भी कहते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए ये अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा, जो जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किए जाने की संभावना है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें कि सनराइज मिशन क्या है, ये नासा द्वारा एक अंतरिक्ष प्रोग्राम है जिसके द्वारा सौर की उत्पत्ति की जानकारी हासिल करनी है। इसके अलावा सौर की सतह पर आने वाले जो तूफान हैं, जिनको सौरकण तूफान कहते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाना है। ये कब लॉन्च किए जाने की संभावना है, ये जुलाई 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। और इसके साथ साथ इस मिशन से एक फायदा और होने वाला है कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ये सौर तूफानों से बचा सकेगा। तो आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात है ये जो नासा कर रहा है। अब आते हैं हम इसके अगले बिंदु पर, डीआरडीओ का जैविक सूट। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने एक जैविक सूट तैयार किया है। किस लिए तैयार किया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए इस समय जो लोग ऐसे मरीजों की जांच कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत संक्रामक बीमारी है, तो उनको आप देख रहे हैं कि आप विभिन्न चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर देखे होंगे कि वो एक पूरा नीचे से ऊपर तक एक सूट पहन के आते हैं। तो वो सूट बना रहा है, जैविक सूट है, पीपीई सूट उसको कहते हैं, ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो ये सूट तैयार किया है, जैविक सूट, और इसको माना गया कि जो सामान्य सूट इस समय उपलब्ध हैं, जो बेहतरीन हैं, उससे भी बहुत बेहतर है, और ये सस्ता भी है, और ये बहुत जल्द मार्केट में आ जाने वाला है, जिससे कि पूर्णतः जो कोविड-19 की जांच और उसके उपचार में जुटे हुए लोग हैं, पूर्णतः इस संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रहें। तो डीआरडीओ के बारे में आपको ये जान लेना है कि डीआरडीओ जो है वो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्था है। ये तमाम जो है वो आयुध उपकरणों को भी बनाया है, आप पढ़े होंगे इसके संदर्भ में। तो पूछ सकता है कि जैविक सूट जो कोविड-19 से सुरक्षा के लिए बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया? तो वो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। हम अपने अंतिम टॉपिक पे बढ़ते हैं, आरोग्य सेतु। इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा, अपने मोबाइल ऐप पे भी शायद आपने डाउनलोड किया होगा। लगातार इसका प्रचार कर रही थी। सबसे तेजी से सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये दुनिया का पहला ऐप है, बहुत तेजी से लोगों ने डाउनलोड किया है। तो क्यों? क्योंकि ये ट्रैक करता है किसको? कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग हैं उनको। आपने अपने मोबाइल ऐप में इसको अगर किया है इंस्टॉल, तो आप देखेंगे कि वो बताता है कि कोरोना एक्टिव केस से आपकी दूरी कितनी। तो इस खतरे से आप वाकिफ हो जाएंगे और आप निरंतर सुरक्षित रहेंगे। ये सरकार का, केंद्रीय सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। तो कोरोना ऐप आरोग्य सेतु जो है वो कोरोना वायरस को ट्रैक करने के संदर्भ में बनाया गया है, और ये बड़ा सफल भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी सविस्तार व्याख्या मैंने करने की कोशिश की है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लॉकडाउन से भी हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और हम ऑफलाइन क्लासेस में पुनः लौटेंगे और बेहतर ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आपका अध्ययन जारी रहे, और इसके लिए आबाद गति से हमारे वीडियो पढ़ते रहें। इसके लिए भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं कि आपकी पढ़ाई रुके नहीं, निरंतर चलती रहे। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे।
कुछ अंतराल के बाद। धन्यवाद।